हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए आज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के क्या नियम होते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो ये दो टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। एक यस नो टाइप के सेंटेंस जो होंगे उनका कैसे ट्रांसलेशन होगा, और दूसरा WH टाइप के जो होंगे उनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो देखो दोस्त, यस नो टाइप का मतलब कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हमको हाँ या ना में मिल जाए वो यस नो टाइप के होते हैं, और WH टाइप के होते हैं जिनका उत्तर हमें यस या नो यानी हाँ या नहीं को छोड़ करके किसी अन्य में जवाब मिले, यानी कि कोई अन्य एक्सप्लेनेशन मिले उसका, तो उसको हम WH टाइप का प्रश्न कहते हैं। तो दोस्त, जो यस नो टाइप के प्रश्न होते हैं, यस नो टाइप के जो सेंटेंस प्रश्न वाले होते हैं, उनके लिए हम सबसे पहले अपनी सहायक क्रिया डू या डज इन दोनों में से एक लगाते हैं। ये कर्ता के हिसाब से रहता है, ध्यान रहे, ये कर्ता के हिसाब से रहता है। एक वचन कर्ता के लिए डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के लिए डू का प्रयोग। इसके बाद हम लिखते हैं अपने सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की अंग्रेजी, और इसके बाद में हम आ जाते हैं वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला रूप यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और यदि कर्म के बाद में भी कुछ बच रहा है तो उसको अदर ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में उसको हम लिख देते हैं। चलिए, ये तो रहा एस नो टाइप का हमारा नियम। अब इसी नियम के आधार पर चलिए देखते हैं ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य को कैसे हम इस नियम के आधार पर हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्त, सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जब आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उसके आप लास्ट में जाइए। लास्ट में देखिए ता है, तो ता है से पहचान हो गई, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ठीक। दूसरा, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ रहा है क्या, प्रश्न पूछ रहा है क्या, क्या वह कमल को जानता है। तो क्या शब्द से ये पता चल गया कि हाँ ये प्रश्नवाचक है। एक पहचान कि कोई भी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द आया है, जैसे कब, क्या, कौन, कहाँ, तो वो प्रश्नवाचक रहेगा, यानी कि उसमें उस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरी पहचान हो जाती है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। इन दोनों से पहचान हो जाएगी कि हाँ जो वाक्य है वह हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है। अब जब प्रश्नवाचक यानी कि टेंस और सेंटेंस की पहचान हो गई, तो हमें प्रश्नवाचक में ये देखना है कि वह हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो यस नो टाइप का है कि WH टाइप का है। तो यस नो टाइप के लिए, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले ही भी आपको बता रहा हूँ कि जो प्रश्न पढ़ने के बाद में उसका उत्तर यस या नो में, हाँ या नहीं में मिलता है, उसको हम यस नो टाइप कहते हैं। इसकी दूसरी पहचान होती है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो क्या से शुरू होता है, और यह वाक्य के शुरुआत में ही रहता है। यानी कि वाक्य के शुरुआत में जैसे देखिए लिखा हुआ है कि क्या वह कमल को जानता है, तो जो क्या शब्द है ये वाक्य में पहले ही आया हुआ है। और यहाँ पे क्या तुम बाजार जाते हो, तो यहाँ पे भी देखिए क्या शब्द आया हुआ है वाक्य में पहले ही। इससे भी पहचान हो जाएगी कि जो हमारा वाक्य है यह यस नो टाइप का है। दूसरा, कि यदि उत्तर हाँ या नहीं में मिल रहा है, जैसे क्या वह कमल को जानता है, तो आंसर आएगा यस या फिर नो, हाँ या नहीं। क्या तुम बाजार जाते हो, तो उत्तर आएगा यस या फिर नो। तीन दोनों से पहचान हो गई, हाँ ये यस नो टाइप का है। तो यस नो टाइप में सामान्यतः हमको कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी होती है। तो देखते हैं यहाँ पे कर्ता है वह, कर्ता कौन है, वह, ये हमारा सब्जेक्ट है। कह रहा है कि वह कमल को जानता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह एक वचन का है, तो एक वचन के लिए यूज करेंगे डज, डज। इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लिख देंगे ही, डज ही। इसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, जानता यानी कि जानना, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो हम लिखेंगे नो, नो का मतलब क्या होता है, जानना। डज ही नो, क्या वह जानता है। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वह जानता है किसको, कमल को, तो डज ही नो कमल, यहाँ पे हम लिख देंगे डज ही नो कमल। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात
कि अगर आपने वाक्य को लिखा है और ये प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं और वाक्य का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वह वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा सेंटेंस यस नो टाइप का देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? ते हो से पहचान हो गया, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या से पहचान हो गया कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वाक्य में पहले आया हुआ है, तो इससे ये पता चल गया कि ये यस नो टाइप का है। तो ये तीन चीजें अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो उसका ट्रांसलेशन आप हिंदी से अंग्रेजी में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है तुम और तुम के लिए प्रयोग होता है डू। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे डू, इन दोनों में से एक हो गया यानी कि डू लिख लिया। अब डू के बाद में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, तो लिख लेते हैं यू, डू यू। इसके बाद में क्या है? वर्ब। वर्ब लिखना है। वर्ब यहाँ पे क्या है? जाते हो यानी कि जाना। डू यू गो, कहाँ जाते हो? अब ऑब्जेक्ट बच रहा है, गो टू द मार्केट, टू द मार्केट। डू यू गो टू द मार्केट। अब ध्यान से देखेंगे तो डू या डज में से हमने यहाँ पे डू का यूज किया, इसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे यू का यूज किया, हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसके बाद में गो हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये द मार्केट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम ये समझना है कि हाँ जो भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यस नो टाइप वाला ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, तो ये WH टाइप के सेंटेंसेस का कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो दोस्त ज्यादा कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि वाक्य पहचानना है। ते हो, पहचान हो गई ते हो से, कहा ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कब लिखा हुआ है कब, और कब शब्द क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। तो प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव, तो ये हमें इंट्रोगेटिव का रूल लगाना है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि यह जो प्रश्नवाचक शब्द है यह वाक्य के बीच में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? वाक्य के बीच में आया हुआ है। और वाक्य के बीच में आने के साथ ही साथ में यह जब प्रश्न पढ़ा जाए यानी कि वाक्य पढ़ा जाएगा कि तुम खाना कब खाते हो, यह यस नो को छोड़ करके कोई और जवाब देगा, यानी कि इसमें अगर कोई जवाब देगा तो वो एक टाइम बताएगा कि हाँ सुबह शाम या दोपहर। ठीक है, ऐसे ही कोई भी प्रश्न होगा जो WH टाइप का होगा तो WH टाइप में यस नो को छोड़ करके कोई और जवाब मिलेगा। तो इन दोनों से पहचान हो गई कि हमारा WH टाइप का है। तो WH टाइप में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करने हैं, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब से पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देनी है। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया हुआ है उसी की अंग्रेजी लिख देनी है, बाकी पूरा का पूरा नियम वैसे ही है। ध्यान रहे दोस्त, हमको WH टाइप में ही जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखनी है। यस नो टाइप वाले में किसी भी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका। कह रहा है कि सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। ठीक, लिख दिया व्हेन। अब इसके बाद में क्या होता है कि डू या डज, इसको लगाना है। तो कर्ता के हिसाब से देखिए, कर्ता हमारा क्या है? तुम। तो इसके लिए क्या यूज होगा? डू। अगर कर्ता हमारा एक वचन का होता तो हम यहाँ पे डज का यूज कर लेते, लेकिन बहुवचन का यानी कि तुमको प्लूरल में रखते हैं, बहुवचन में रखते हैं तो डू का प्रयोग कर लिया। इसके बाद कह रहा है भैया सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट यू, चूंकि अभी वाक्य में देखा कि कर्ता कौन है? तुम है, तो व्हेन डू यू। अब वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या है? खाते हो। खाते हो यानी कि खाना। डू यू ईट। डू यू ईट। ईट के बाद में क्या करा? ऑब्जेक्ट लिखो। When do you eat? तुम कब खाते हो? क्या खाते हो? खाना। Eat the food. When do you eat the food? तो WH टाइप में ये ध्यान रखना है कि हमको
प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है, इसके बाद में सहायक क्रिया के तौर पे डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद में कर्ता लिख देना है, कर्ता के बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना। और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई और भी शब्द बच रहा है जो वाक्य में आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। चलिए एक दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं। लिखा है कि वह बारात में क्यों जाती है, वह बारात में क्यों जाती है। ती है से पहचान हो गया, हाँ ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और क्यों से पहचान हो गया कि ये इंट्रोगेटिव का है, और ये क्यों शब्द बीच में आया हुआ है इससे ये पहचान हो गया कि ये WH टाइप का है। ठीक, तो अब WH टाइप का नियम लगा लेते हैं। क्यों कह रहा है, नियम की क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, तो ये कर्ता के हिसाब से लगेगा, कर्ता है वह यानी कि एक वचन, तो एक वचन के लिए यूज होता है डज, वाई डज। इसके बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है वह, वह जाती है। यहाँ पे भी कुछ लड़कों को मैं देखता हूँ कि मिस्टेक करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम ही का प्रयोग करें कि सी का। तो दोस्त इसको एकदम कंफर्म कर लो कि वाक्य के अंत से पता चल जाएगा कि वह पुरुष है कि महिला। अगर महिला है तो सी का प्रयोग होगा, पुरुष है तो ही का प्रयोग होगा। तो जाती है, ती है से पहचान हो गया कि महिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी, वाई डज सी। इसके बाद में क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो। वाई डज सी गो, कहाँ जाती है, बारात में, टू द बारात। बारात को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेशन, गो टू द प्रोसेशन। तो मुझे उम्मीद है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप ये दोनों नियम को अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं और नोट करने के साथ में इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आप देख लेते हैं कि यदि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है यानी अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसका हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं। तो देखो दोस्त, जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि डज ही नो कमल। अब ये वाक्य लिखा हुआ है तो आपको पता है कि हाँ डज का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो डज का प्रयोग नियम बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब होता है और डज का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब कि प्रश्न क्या से पूछा जाएगा, यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर हाँ या नहीं में मिले। तो वो उसके लिए एक शब्द यही है कि क्या। यदि हम क्या से प्रश्न पूछेंगे तो हमें हाँ या नहीं में जवाब मिलेगा। ही कर्ता के रूप में यूज हुआ यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी में वह। नो का मतलब कि जानना और कमल का मतलब कि कमल को। अब एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हिंदी में वाक्य को सही क्रम में बैठाना आना चाहिए। यदि आप वाक्य को सही क्रम में बैठाना सीख गए तो आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना एकदम हलवा जैसा लगेगा। इसके लिए मैं हिंदी के ग्रामर की एक सीरीज ले आने वाला हूं और जल्द ही उसके वीडियोस अपलोड होंगे और उस सीरीज को ही आप लाइक कीजिएगा और उसको देखिएगा। यदि आप इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते टाइम पे सेंटेंस को सही नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, हर एक शब्द की मीनिंग पता होती है लेकिन उसको वो सही क्रम में नहीं रख पाते हैं। और दूसरा होते हैं वो कि जिनको इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी मीन्स नहीं पता होती। तो ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा दोस्त, आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स को पता करोगे, यानी कि किसी शब्द का मतलब हिंदी में क्या होता है या हिंदी के किसी शब्द का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, तो आसानी से आप किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद में उसके अर्थ को समझ पाओगे और जान पाओगे। तो देखते हैं इसी तरीके से हम अपना दूसरा सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ है कि डू यू गो टू द मार्केट। अब इसमें भी यदि हमने नियम को पढ़ा हुआ है, नियम हमको याद है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ डू का प्रयोग कहाँ पे होता है स्टार्टिंग में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो भी यस नो टाइप में। तो हम तुरंत जान जाएंगे कि हाँ प्रश्न जो पूछा जाएगा वो क्या से पूछा जाएगा। तो क्या से पूछा जाएगा, तो डू यू गो टू द मार्केट। गो जाना होता है, यू का मतलब कि तुम, मार्केट का मतलब कि बाजार। यदि तीन शब्द भी हम इसको पकड़ ले रहे हैं तो इससे पता चल जा रहा है कि तुम बाजार जाते हो, लेकिन प्रश्नवाचक है तो हो जाएगा कि क्या तुम बाजार जाते हो। तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना एकदम इजी है, बस
यदि हमको वर्ड मीनिंग्स पता है और सेंटेंस को सही क्रम में बैठा पा रहे हैं तब। दो चीजें इंग्लिश से हिंदी में सीखने के लिए आप ये सीखिए कि शब्दों को सही क्रम में बैठाना और वर्ड मीनिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स कैचअप होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए और सेंटेंस को सही तरीके से बैठाना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो दोस्तों, पहचान तो पता ही है कि हाँ, वाक्य के अंत में ता है, ते हैं मिलते हैं। और इंट्रोगेटिव का मतलब कि प्रश्नवाचक, वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाएगा, और नकारात्मक का मतलब कि नहीं शब्द भी लिखा रहेगा। ठीक, तो वाक्य की पहचान के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वाक्य को पहचानते हैं हाँ वह कौन से टेंस का है, और इसके बाद में हम सेंटेंस को पहचानते हैं और सेंटेंस के बाद में हम उस नियम के आधार पर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए, इंट्रोगेटिव की तरह इसको भी हमने दो पार्ट में बांट करके रखा है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स न आए। तो दोस्तों, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य को भी एस नो टाइप में बांटा गया है और WH टाइप में बांटा गया है। ठीक, तो यस नो टाइप के लिए सबसे पहले आप सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो वाक्य में पहले मिलेगा और वाक्य के बीच में नहीं शब्द का भी प्रयोग हुआ रहेगा। और अंत में ये जरूर आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस टेंस को हम देख रहे हैं, जो वाक्य देख रहे हैं, क्या ये उसी टेंस में है कि नहीं है। तो वाक्य देखा, पीता है, ताहे से पहचान हो गई, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। और क्या शब्द ये जो यहाँ पे दिया गया था, इस क्या शब्द से पहचान हो गई, हाँ ये प्रश्नवाचक है, लेकिन वाक्य में क्या शब्द पहले आया हुआ है तो यस नो टाइप का है। और नहीं शब्द से पता चल गया हाँ ये नेगेटिव साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पूरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, प्रश्नवाचक नकारात्मक बन रहा है। अब दोस्त देख लेते हैं इसके अनुवाद का क्या नियम है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के अनुवाद के लिए डू या डच, इनमें से कोई एक, ये किसके हिसाब से रहेगा, हमारे कर्ता के हिसाब से। जैसे यहाँ पे है वाह एक वचन तो डच का प्रयोग, और यही यहाँ पे है वे तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन का हो जाएगा, यानी कि डू का प्रयोग। तो चलिए, नियम के हिसाब से डू या डच, तो डू या डच कर्ता के हिसाब से यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डच। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह है, वह एक वचन का है तो हमने क्या लिखा, डच। इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, डज ही। इसके बाद में क्या है, नॉट, क्या लिखना है, नॉट। इसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारा, पीना, यानी कि पीता है, तो ड्रिंक, डज ही नॉट ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या पीता है, दूध पीता है, क्या पीता है, दूध। डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। अब इसमें देखिए, अब ऑब्जेक्ट के बाद में अदर शब्द भी जुड़ गया, क्या, आज। तो अब इसके बाद में इसको लिख देंगे टुडे, यानी कि डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। इसके बाद में हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया और प्रश्नवाचक का हम चिन्ह लगा देंगे, डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाक्य को देखने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। चलिए एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं और उस दूसरे वाक्य से यस नो टाइप को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। लिखा है कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या यस नो टाइप का, नहीं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, अब ये जब पहचानना आ गया तो चलो नियम को अप्लाई कर लेते हैं। तो वे बहुवचन है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सहायक क्रिया डू। उसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यानी कि दे, डू दे। इसके बाद में क्या लिखना है, नॉट, यानी कि नहीं शब्द का प्रयोग हुआ तो उसके लिए नॉट, डू दे नॉट। इसके बाद में लिखना है वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्ले। अब इसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद में वाक्य में कोई और शब्द नहीं बच रहा था तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हमने वाक्य को कंप्लीट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है यस नो टाइप अब आपको समझ में आ गया होगा और आने वाले किसी भी वाक्य में अब कोई भी गलती आप
नहीं करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर अब टेंस की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। चलिए अब देख लेते हैं WH टाइप को। तो जो WH टाइप होता है, पहले ही हमने आपको बताया कि WH टाइप प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में होता है। जैसे यस नो टाइप में वाक्य में पहले होता है, इसमें वाक्य के बीच में होता है और साथ में नई शब्द भी जुड़ा होता है। तो इससे ये पहचान हो जाती है हाँ ये इंट्रोगेटिव निगेटिव की का ही है। अब चलिए इस नियम को देखते हो, नियम के आधार पर इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो नियम है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। इसके बाद डू या डच दोनों में से कोई एक कर्ता के हिसाब से यूज करना है। इसके बाद में कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद में नॉट के बाद में वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए, वह स्कूल में गाना क्यों नहीं गाती है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद डू या डच, तो वह नहीं गाती है तो कोई एक वचन का करता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डच, वाई डच। इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, डच सी। इसके बाद में क्या लिखना है, नॉट। ठीक, लिख दिया नॉट। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाती है। तो हिंदी वाक्यों के ज्यादातर अंत में ही आपको क्रिया मिल जाती है। ठीक, तो गाती यानी कि गाना। तो गाने के लिए जो क्रिया का अंग्रेजी होती वो होती है सिंग। वाई डज सी नॉट सिंग, क्या नहीं गाती है। अब ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, गाना, सिंग, सॉन्ग। ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद में हमको जोड़ना है अदर ऑब्जेक्ट। तो अदर ऑब्जेक्ट का मतलब कि जैसे भी यहाँ पे बच रहा है स्कूल में, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे इन स्कूल, इन स्कूल। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वाई डज सी नॉट सिंग सॉन्ग इन स्कूल। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए, वो इतनी गहराई से और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, शोर जरूर मचाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए अब अगले वाक्य को देख लेते हैं कि हम रोज मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। हम रोज मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। तो क्यों शब्द और नहीं शब्द और जाते हैं शब्द, ये तीनों मैंने भी आपको बताया। हाँ, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, इसको हमको पहचान करनी है, इसके बाद में ही हमको जो नेम बताया जा रहा है उसको अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों लिख दिया, व्हाई। अब इसके बाद में डू या डच, हम है तो क्या होगा, डू। क्यों, क्योंकि हमारा जो करता है बहुवचन का है। वाई डू, इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, वी। इसके बाद में क्या लिखना है, नॉट, वाई डू बी नॉट। इसके बाद में वर्ब, जाते हैं, गो। कहाँ जाते हैं, मंदिर। ठीक, वाई डू बी नॉट गो टू द टेम्पल। कब नहीं जाते हैं, रोज। तो इसको जोड़ देंगे डेली। इसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में यदि आपका कोई भी सेंटेंस है जिसे समझ में नहीं आ रहा है, आपसे कमेंट में बताइए। मैं उसी वीडियो बना करके उसको समझा करके आप तक पहुंचाऊंगा।